पृष्ठभूमि। साल 1984 ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया, जब राजीव गांधी कांग्रेस की गद्दी पर बैठे और प्रधानमंत्री भी बने। बाहर से भोले जरूर दिखते थे राजीव गांधी, मगर ऐसा था नहीं, क्योंकि उनके विवादित फैसलों ने देश को तो बदला ही, लेकिन खासकर कश्मीर की तकदीर भी बदल डाली। क्योंकि 2 साल बाद उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेके, सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो फैसले को पलटने के लिए एक नया कानून निकाल के, फिर दोनों समाजों के बीच संतुलन बनाने के लिए उनको हिंदू लॉबी को भी खुश करना था, तो उन्होंने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने की मंजूरी दे दी। जिससे दुख की बात ये हुई कि भारत के कई हिस्सों में हिंसा की लहर फैल गई, खासकर कश्मीर के अनंतनाग में, जहां कई कश्मीरी पंडितों के मंदिरों और संपत्तियों पर हमला किया गया। दरअसल ये कुछ समय से हालात बिगड़ने का नतीजा भी था, जब 1975 में इंदिरा गांधी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के साथ समझौता किया, जिसमें वो कश्मीर के मुद्दे पर जनमत संग्रह की मांग को छोड़ने के लिए भी मान गए। बदले में कांग्रेस ने उन्हें समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया, जिस कुर्सी पर वे खुद की ताकत से पकड़ बनाए रखे। 1977 में जम्मू कश्मीर के पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में। हालांकि इसके लिए श्रेय मोरारजी देसाई को जाता है, जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने कश्मीर के चुनाव में अपनी टांग नहीं अड़ाई। लेकिन जब इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी 1980-84 में, तब उन्हें पसंद नहीं आया कि फारूक अब्दुल्ला शेख का बेटा और नया मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विपक्षी नेताओं के साथ अपनी ही खिचड़ी पका रहे थे। इसलिए इंदिरा गांधी ने जगमोहन को काम पर लगाया, जो प्रशासन की दुनिया के खिलाड़ी माने जाते थे, जिन्हें पहले तो लगा, मैडम जी, क्या मुझे खालिस्तानियों को काबू में लाने के लिए पंजाब भेजा जा रहा है? नहीं, तुम कश्मीर जा रहे हो ताकि वो एक और पंजाब ना बने। जगमोहन कश्मीर का गवर्नर बना और उसने कांग्रेस के सबसे बड़े कश्मीरी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ मिलकर फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री की कुर्सी से गिरा दिया। सईद कथित तौर पर अब्दुल्ला के विधायकों को रिश्वत देकर पार्टी में फूट डालने की राजनीति खेल गया था। फिर यहाँ जगमोहन ने फारूक को सदन में अपनी बहुमत साबित करने का मौका तक नहीं दिया और फिर टूटे हुए गुड़ से उन्होंने इंदिरा के चमचे गुलाम मोहम्मद शाह को बाकी बचे कार्यालय के लिए मुख्यमंत्री बना दिया। फिर कुछ ही महीनों बाद इंदिरा गांधी के उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने उनकी क्रूर तरीके से हत्या कर दी और फिर बेटे राजीव, राजनीति के कच्चे खिलाड़ी, सहानुभूति की लहर पर सवार होकर प्रधानमंत्री बन गए। 1986 आते आते नए प्रधानमंत्री राजीव तंग आ चुके थे कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हो रही हिंसा से, उन्हीं के बाप दादा की सरजमीन पर, जबकि वो हिंसा उन्हीं के फैसलों की देन थी। तब उन्होंने उस डरपोक मुख्यमंत्री को हटाया और राज्य पर गवर्नर जगमोहन का शासन लागू कर दिया, जिन्होंने शुरुआत में तो विकास के लिए कई पहल की, जैसे सड़कों का निर्माण और हिंसा से भाग रहे पंडितों की मदद। हालांकि उनकी नीतियां, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, हिंदू त्योहारों के दौरान मांस पर प्रतिबंध और कथित भारत विरोधी गतिविधियों के लिए मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को हटाना, इस सब ने ऐसी चिंगारी भड़काई कि मुस्लिम युवा आक्रोश में आ गए। कश्मीर की मुस्लिम बहुल पहचान से खिलवाड़ के डर से, जो पहले से ही गुस्से से भरे थे कश्मीर में 4 दशकों से चली आ रही बेरोजगारी की समस्या को लेकर। चौंकाने वाली बात यह है कि इस चिंगारी ने पहली बार कश्मीर के सुन्नी और शिया रूढ़िवादी नेताओं को भी एकजुट किया, जो कि साथ मिलकर एक नए राजनीतिक गठबंधन मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की छत्रछाया में आ गए और जिन्होंने अपने घोषणा पत्र का मकसद 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते को पूरा करना बताया। इन दोनों पक्षों ने सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल LOC मानने पर सहमति जताई और कश्मीर के मुद्दे को सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत से हल करने का फैसला किया। पर शायद ये कोई ठोस कदम नहीं था, ये सिर्फ मुद्दे को भविष्य में टालना था आगे आने वाले नेताओं के लिए। लेकिन मुस्लिम फ्रंट के ऊपर उठने ने राजीव को चिंतित किया, इस डर से कि उनकी सफलता से कहीं केंद्र सरकार कश्मीर पर अपनी लोहे जैसी सख्त पकड़ को न खो दे। तो उन्होंने अपनी दिशा बदली और फारूक अब्दुल्ला के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया। एक ऐसा रिश्ता जिसमें 1984 में कांग्रेस ने पीठ पर छुरा घोंपा था, पर फिर वापस क्यों जुड़े, इसकी कई मजबूरियां थी। कश्मीर में मुझे केंद्र के साथ सही रिश्ते बना के रखने हैं ताकि मैं सरकारी कार्यक्रमों को लागू कर सकूं। इसकी एक और वजह मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, जिससे फारूक चौकन्ने रहते थे, क्योंकि अफवाह ये थी कि अनंतनाग हिंसा के पीछे सईद का ही हाथ था ताकि उसकी राजनीतिक ताकत बढ़ती रहे। और उसने फारूक के विधायकों को अपने साथ मिलाकर रखा, जिन्हें वो पहले से ही रिश्वत देता था ताकि वे सईद को मुख्यमंत्री बनाने में साथ दें। इसीलिए राजीव के साथ हाथ मिलाकर फारूक ने न सिर्फ मुफ्ती को किनारे किया, बल्कि अपनी सरकार गिराने का भी उससे बदला ले लिया। राजीव ने भी सियासत के खेल को समझा और फारूक को मनाने के लिए काफी हद तक गए, इस हद तक कि उन्होंने मुफ्ती की महत्वाकांक्षा को कुचलने के लिए उन्हें कश्मीर से बाहर निकाला, दिल्ली की राज्यसभा में भेजा और वहां उन्हें केंद्रीय पर्यटन मंत्री बनाया। अब फारूक को आखिरी 4 महीनों के लिए मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ था, इस समझौते के साथ कि वे 1987 चुनाव के लिए फिर से गठबंधन करेंगे।
तो हालात ये थे कि एक तरफ तो जोशीले अंडरडॉग MUF जिसे कश्मीर जनता का समर्थन मिल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ थे दिग्गज राजीव फारूक का गठबंधन, जिनके पास चुनाव को जीतने का एक दुष्ट चाल थी, जो शायद ही आप में से कोई जानता हो। और अगर आप वो चाल जानना चाहते हैं तो भैया सबसे पहले बिस्बो को सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन बेल को टन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। फिर हम बताएंगे कि आगे की हेरा फेरी वाली चाल क्या थी और कैसे ये घाटी में आतंकवाद की शुरुआत का मुख्य कारण बनी। 23 मार्च 1987 चुनाव का दिन। जम्मू और कश्मीर के मतदाताओं ने कमाल ही कर दिया था। 75% लोग आए वोट देने, जो कि आज भी देखने को नहीं मिलता। सईद मोहम्मद यूसुफ शाह, जिनके श्रीनगर के प्रदर्शनी मैदान में शुक्रवार के भाषण युवाओं को काफी लुभाते थे, उन्हें MUF का सबसे नामचीन उम्मीदवार माना जाता था, जो NC के गुलाम मोहिउद्दीन शाह के खिलाफ उन्हीं के गढ़ में खड़े हुए थे, श्रीनगर के दिल में अमीरा कदल की सीट पर। ठीक 24 घंटे बाद रिजल्ट के दिन वोटों की गिनती के हर बीतते पल के साथ ये साफ होता जा रहा था कि यूसुफ शाह की बढ़त बढ़ती ही जा रही थी। अधिकतर अनुमानों ने MUF को 76 सीटों में से 15 से 20 सीटें दिला दी थी, जो कि नए स्थानीय पार्टियों के गुट के लिए बड़ा आंकड़ा था। NC के उम्मीदवार मोहिउद्दीन शाह गिनती में काफी पीछे चल रहे थे और वे अपनी हार मानकर मायूसी में वोटिंग सेंटर से वापस चले आए। हालांकि थोड़ी देर बाद उनकी पार्टी का एक वर्कर उनके घर दौड़ता हुआ आया। जनाब, हमें फिर से मतगणना केंद्र पर जाना होगा, चमत्कार हो गया। जैसे ही मोहिउद्दीन वहां पहुंचे, वे चौंक गए ये देखकर कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता कश्मीरी संगीत पर नाच रहे थे। और जब उन सबने उन्हें देखा तो उन सबने उन्हें मालाएं पहनाई। हम जीत गए सर, हम जीत गए 4000 वोटों से। इस बीच नाराज यूसुफ शाह सुरक्षा कर्मियों से जाकर भिड़ गए जब उन्हें मतगणना केंद्र में जाने से रोका गया। और ये अन्याय है, यहाँ धोखाधड़ी हुई है, जिससे वो और उनके समर्थक पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए। ये सिर्फ अमीरा कदल की बात नहीं थी, पूरी घाटी में चुनाव के दौरान तगड़ी धांधली और चालबाजी की गई थी। MUF के घर हंडवारा में बैलेट बॉक्स रातों रात गायब हो गए और उनके मतगणना एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया। पट्टन में भी यही हाल थे। हर बैलेट पेपर पर पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुहर लगी हुई थी। खान साहिब और हजरत बल में पूरी तरह से बूथ पर कब्जा कर लिया गया था, जहाँ NC कार्यकर्ताओं की टोली मतदान बूथों में घुस गई और बाहर पुलिस आराम से बैठकर समोसा खा रही थी। ये तो कुछ भी नहीं, कुछ जगहों पर सरकारी अफसरों ने अपनी हद पार करके मतगणना को रोकने की हिमाकत भी की। जब उन्होंने देखा कि विपक्षी उम्मीदवार बढ़त ले रहे थे और उन्होंने बहुत सारे कश्मीरी लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया, उन्हें मतदान केंद्रों से वापस भेज दिया गया, जिससे लोगों का भारतीय लोकतंत्र से विश्वास ही उठ गया। परिणाम, अनंतनाग, सोपोर, हंदवाड़ा और बारामूला को कई दिनों तक कर्फ्यू में रखा गया, क्योंकि धोखाधड़ी वाले नतीजे आने में काफी देरी हुई। आखिरकार ये घोषणा की गई कि कांग्रेस ने 30 में से 26 सीटें जीती हैं, जबकि NC ने 46 में से 40 सीटें जीती। 44 MUF उम्मीदवारों में से सिर्फ 4 को विजेता घोषित किया गया, जैसे कि धांधली को छुपाने के लिए कुछ वैधता दी जा रही हो। मामले को और बिगाड़ते हुए नए मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने MUF के नेताओं पर सख्ती से पेश आए। उन्होंने गिरफ्तार किया यूसुफ शाह और उनके कैंपेन मैनेजर यासीन मलिक को बिना कोई केस दायर किए। और अगर रिपोर्टों की तरफ जाएं, यूसुफ के चुनावी प्रतिद्वंदी मोहिउद्दीन शाह ने उन दोनों को खूब मारा और तड़पाया, वो भी जेल के अंदर। बुरी तरह से अपमानित होकर जेल से बाहर आने के बाद यूसुफ शाह लाइन ऑफ कंट्रोल लांग के बॉर्डर के बाहर चले गए और अपना सैयद सलाउद्दीन नाम रख के खतरनाक आतंकवादी संगठन वे हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना बन गए और अपने खौफनाक इरादों के साथ उन्हीं के साथ बस गए। मैं कश्मीर घाटी में आतंक का सैलाब लाऊंगा और किसी भी शांति समझौते को नहीं होने दूंगा। उनका मैनेजर यासीन मलिक भी बॉर्डर पार करके POK चला गया और मुजफ्फराबाद के अलगाववाद और आतंकवादी संगठन JKLF जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का वो सरगना बन गया। और इस हरामखोर ने 1979 में वापस आकर भारतीय सेना और कश्मीरी पंडितों पर भयानक आतंकवादी कहर डाला। फिर 1991 में गिरफ्तार होकर वो 3 साल बाद जब बाहर आया तो उसे लगा कि अब वो बदल चुका है और उसने अहिंसा को अपना लिया, लेकिन उसका लक्ष्य अब भी वही था, एक अलग आजाद कश्मीर, जिसके चलते 2019 में ये अलगाववादी फिर से जेल में डाल दिया गया, जहां अब भी वो सजा काट रहा है, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पैसा लगाने के गंभीर आरोपों में। 1987 के चुनाव में भाग लेने वाले MUF के लगभग सभी युवा वर्कर भी उन दोनों के नक्शे कदमों पर चल के आतंक की पाठशाला से ग्रेजुएट हो रहे हैं। दोस्तों, यही वो धोखाधड़ी की कहानी है जिसकी वजह से 1980 के दशक के अंत से कश्मीर में उग्रवाद और आतंकवाद का काला दौर शुरू हुआ, जिससे 1990 में फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद वे सीधे UK चले गए और वहां अपनी मजेदार जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। आखिरी पड़ाव, एक दशक बाद 1996 में सक्रिय प्रधानमंत्री देवे गौड़ा ने अपने छोटे से कार्यकाल में 4 बार कश्मीर का दौरा किया ताकि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके। राजीव के बिल्कुल उलट
उन्होंने सभी पार्टी और कश्मीरी संगठनों से मुलाकात की, यहाँ तक कि अलगाववादी संगठनों से भी। और इसी तरह से उन्होंने उत्तर पूर्वी समस्याओं को भी हल करने का खरा प्रयास किया था। उन्होंने स्विट्जरलैंड में नागा पार्टी के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात की और उन्हें शांति के लिए मंजूर किया। कश्मीर में उन्होंने अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए कर्ज माफी की घोषणा की और 2 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक और रेलवे प्रोजेक्ट को फिर से चालू करवाया। यहाँ तक कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी कश्मीर की ताजी हवा में कहीं भी टहलने की पूरी मंजूरी दी, ताकि वो घाटी में लोकतंत्र की वापसी पर रिपोर्ट को दुनिया भर में पहुंचा सके। लेकिन 1987 चुनाव के घाव अभी भी मतदाताओं के जहन में ताजा थे और चुनाव के निष्पक्ष होने के बावजूद सिर्फ 49% मतदान हुए। और तभी गजब हो गया। फारूक अब्दुल्ला लंदन से लौटकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए, जैसे कश्मीर उनके परिवार के ही जागीर हो। दोस्तों, अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में चुनाव लौट रहे हैं और आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद तो कश्मीर घाटी में पहले के मुकाबले काफी शांति है। ये इस बात से भी जाहिर होता है कि चुनाव हरियाणा के साथ हो रहे हैं और ये किसी अन्य राज्य के चुनाव की तरह ही लग रहे हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव आयोग सुनिश्चित कर रहा है कि पहले की तरह मतदान में आने वाली रुकावटों को दूर किया जा सके। आखिरी समय पर चुनाव केंद्रों की जगह न बदली जाए, जिन पार्टी कार्यकर्ताओं का कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो उन्हें गिरफ्तार न किया जाए और सभी उम्मीदवारों को सुरक्षा दी जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। अब इससे शायद वोट बढ़ जाए पुरानी पार्टियों और इन निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच में, जबकि बीजेपी को फायदा हो सकता है अपने आप को हिंदू बहुल जम्मू में और मजबूत करने का। इससे इतना विश्वास पैदा हुआ कि 1987 के बाद पहली बार अलगाववादी जमात वाले निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं और भारी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पता चल रहा है कि कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, इसलिए हम पूरे जोश में हैं। फिर निर्दलीय उम्मीदवारों के मैदान में आने से ये बात जरूर अच्छी होगी कि अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों की ताकत कम हो सकती है, जो कि दशकों से सत्ता पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। और यहीं से होगी कश्मीर में जमहूरियत की असली शुरुआत। बिस्बो की शायरी। अब चुनाव का हो गया घाटी में आगाज।